नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी बीएसटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जीके में या महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए लिए हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हमारे। और आपके जो फरवरी 2025 का जो है इसके हमने क्वेश्चनों को लिया है, फरवरी महीने के क्वेश्चनों को। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वे सभी जो हमने आज की वीडियो में यहाँ पर लिए हैं और ये आपके दोनों ही एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई है? जींद में की गई है, अर्जुन स्टेडियम। तो जींद का जो अर्जुन स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? तो ये जींद के आशीष अहलावत ने, जो अब ये फरवरी के महीने में जो हुई है। नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो किन्हें? स्विता पुनिया को। नेक्स्ट आ जाता है, किस योजना के तहत हरियाणा में मॉडर्न स्टेशन बनाए जाएंगे? अमृत स्टेशन योजना के तहत अभी तक 34 जो स्टेशन है ये मतलब बनाए जाएंगे। तो अमृत स्टेशन योजना याद रखिएगा। इसके बाद है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कमेटी के द्वारा किस नदी का जल नहाने के लिए अनुपयुक्त माना गया है? तो नहाने के लिए जो अनुपयुक्त जो माना गया है घग्गर नदी का जो मौसमी नदी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है? अभी अमेरिका से बहुत सारे व्यक्ति जो आए हैं जो डोंकी के माध्यम से गए थे 2 नंबर में। तो ऐसे जो है यहाँ पर 33 है, वैसे तो 33 नहीं है। तो अभी की बात करें तो कम से कम 250-300 व्यक्ति हैं जो आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें 33 देगा, जिसमें 3 महिलाएं 7 ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 साल से कम है। वैसे तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वैसे तो 250-300 के आसपास हैं जो व्यक्ति आ चुके हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बदलता रहता है, किस देश के तर्ज पर हरियाणा में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है? तो किस देश की तर्ज पर हरियाणा में अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो सूरज कुंड मेला जो लगा है फरवरी के महीने में लगता है प्रत्येक वर्ष। तो कब से कब तक मनाया गया है? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक। और कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेले का जो शुभारंभ जो था ये किया गया था केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित स्पर्म सेंटर में सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है? हिसार में। इसके बाद है, देश की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा के केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो फेरेट अनुसंधान सुविधा केंद्र का शुभारंभ फरीदाबाद में। इसके बाद है 38वां जो सूरजकुंड मेला है, इसमें कितने देशों के कलाकारों ने भाग लिया है? अर्थात जो 42 देश हैं। और ऐसे भी आ जाता है कि जैसे आपकी बारी सूरजकुंड मेला जो हुआ है कौन से नंबर का है? तो 38वें नंबर का है। 42 देशों ने इसमें 42 देशों के जो कलाकार हैं उन्होंने भाग लिया है। हरियाणा में कितनी और लोक नई अदालतें स्थापित की जाएंगी? तो 7, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, पलवल, नारनौल, झज्जर और मेवात में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने और साल के लिए मंजूरी दी गई है? तो कितने? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा जो ओलंपिक संघ है, हरियाणा ओलंपिक संघ प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये है HS भल्ला ने। नेक्स्ट है, खो खो वर्ल्ड 2025 विजेता टीम में हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो खो खो वर्ल्ड 2025 विजेता टीम में हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी तो ये थी मीनू धातरवाल।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस पर्वती का नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो ये झज्जर के सिसाना गांव की है राकेश कादियान। तो इनका नाम जो है ये रिकॉर्ड हुआ है। और ये आप यहाँ पर जो चित्र जो है इसमें भी आप देख सकते हैं। तो न्यू जिले में काम कर रहे राकेश कादियान पर्वतारोही भी है। उन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का में अपना नाम शामिल किया है। एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने महज 2 दिनों के भीतर विश्व की 2 बड़ी चोटियों पर फतेह किया है। कादियान ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई इतनी है 8848, और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट कलहौत से 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके तिरंगा फहराया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इनका चित्र ये। नेक्स्ट है, अमेरिका की मैग्नीज ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतियोगिता में। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? पलवल में। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कर्ण चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया? हिसार में। ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? शिवानी चोपड़ा ने। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? MDU रोहतक में, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शहरों में बिजली सप्लाई के लिए हरियाणा देश में कौन से नंबर पर बना है? तो ये है 9वें नंबर पर। किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र जो पार्क है बनाया गया है? अम्बाला में। पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में हरियाणा को फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किस नगर निगम के द्वारा 2024 में लगभग 100 अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है? तो ये गुड़गांव जो नगर निगम है इनके द्वारा। हरियाणा सरकार 2025 किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन नीति अपनाने वाला कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा। नशे के लत से जूझ रहे लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? hsncb.in। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर लॉ उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में कैंसर मेमोग्राफी बस व मशीनरी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये रोहतक में। हरियाणा के किस मुख्य सचिव को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी को। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुख्य सचिव कौन किन्हें नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं? डॉक्टर विवेक जोशी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, किस जिले में सम्राट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया? सोनीपत के मंडोरा गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रेखा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है? तो रेखा गुप्ता जो अभी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, तो जिन जिले की है ये गांव? नंदगढ़ की। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा सांसद एशियाई संसदीय सभा के 15वें सत्र के अजरबैजान की बाकू पहुंची है? तो यहाँ पर ये सांसद ऐसे जो संसदीय सभा के 15 सत्र के लिए अजरबैजान के बाकू में पहुंची है। तो कौन है? किरण चौधरी। इसके बाद है, हरियाणा के नए जो मुख्य सचिव हैं ये कौन बने हैं? तो ये है अनुराग रस्तोगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किस जिले में सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है? तो कहाँ पर? गुड़गांव में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2028 तक। गौओं की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना। किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो कोची यूनिवर्सिटी व जापान देश के साथ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में गुजरात के राज्यपाल की देखरेख में प्राकृतिक खेती की जा रही है? तो कुरुक्षेत्र के जो कैथल गांव में।
23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में किस राज्य ने ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। तो 49 गोल्ड मेडल, 32 रजत और 25 कांस्य पदक, तो पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों में 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो फतेहाबाद जिले की है गांव बोस्ती की नाम पूजा ने। तो ये 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल गेम 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। 48 गोल्ड मेडल, 46 सिल्वर, 57 ब्रॉन्ज मेडल जोड़ के साथ कुल मिलाकर टोटल जो है 153 पदक हासिल किए हैं। तो तीसरे नंबर पर ये रहा था नेशनल गेम 2025 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत कितने जिलों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी? तो 7 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले खेल नर्सरियों को बढ़ावा देने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई जाएगी? तो पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले खेल नर्सरियों को बढ़ावा देने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई जाएगी? पंचकुला में। इसके बाद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस फसल उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने की घोषणा की है? था जो आलू की फसल है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो झज्जर का ऋषि डागर, गुड़गांव के मोहित और हिसार के सुमित को। तो हरियाणा के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? झज्जर के ऋषि डागर, गुड़गांव के मोहित और हिसार के सुमित को। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है वजीर सिंह राठी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस गांव को सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो भिवानी जिले के लीलस को। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक बस अपनाया जाएगा? तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस से आप समझ लें तो ये पानीपत है। तो ये तो जो हमारे आपके यहाँ पर हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो इससे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन ही आ जाते हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्तियों से। तो विल एंड वो जो है इसका मतलब क्या होता है? तो इसको कह देते हैं सुख दुख, सुख और दुख। तो इसमें इसका आंसर जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो सी आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला हमारा हो जाएगा जॉय एंड सो, मतलब सुख और दुख को क्या कहेंगे? खुशी और दुख, विल एंड वो। तो ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ विल एंड वो, क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन है उसमें सुख दुख आते जाते हैं, कभी सुख आएंगे तो कभी दुख। एक साइकिल के पहिए के समान जो व्यक्ति का जीवन माना गया है। नेक्स्ट है, राउंड पैग इन ए स्क्वेयर होल। इसका मतलब क्या है? राउंड पैग इन स्क्वेयर होल से चौकोर छेद में गोल खूंटी, राउंड पैग इन ए स्क्वेयर होल। तो इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ है ऑप्शन डी से, ए मिसफिट से, मतलब एक अनुपयुक्त से। जैसे रामू फील्स लाइक ए राउंड पैग इन ए स्क्वेयर होल इन दी ऑफिस। रामू को कार्यालय में चौकोर छेद में गोल खूंटी जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द एप्रोप्रिएट टेंस। तो टेंस आ जाते हैं यहाँ पर, आई होप यू विल हैव वॉश्ड योर फेस एंड हैंड बिफोर यू कम टू द डिनर टेबल। तो मुझे आशा है कि आप खाने की मेज पर आने से पहले अपना चेहरा और हाथ धो चुके होंगे। तो कौन सा टेंस है यहाँ पर? ये तो टेंस ही बताना था, आई होप यू विल हैव लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म भी है वास्ट, तो कौन सा होगा? और यहाँ पर ये बिफोर है और ये कम केम है सेकंड फॉर्म। जैसे इसका वो आता है एक टेंस कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या ट्रेन जा चुकी थी आने से पहले, तो वो वाला तो सेम है यहाँ पर ये। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? ये वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी का है। तो सब्जेक्ट विल हैव या सेल्फ, और
थर्ड फॉर्म होती है इसमें, तो यही बनेगा फिर इसका। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है, आईएनजी भी है, तो आईएनजी है मतलब किसका है, कंटिन्यू की तो बात है ही, आईएनजी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू, सिंपल प्रेजेंट। तो कंटिन्यू हैव ये तो ये है या फिर ये वाला है। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब ये यहाँ पर ऐसे भी आ जाता है कई बार, तो ये सीन्स 4 वाला बना दिया जाता है कि इसमें सीन्स लगेगा 4, तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स ऐसे बनेगा ये, अगर सीन्स उसमें आ जाए। और टेंस की बात करें तो इसमें कौन सा बनेगा फिर, ये वाला हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू वाला। क्योंकि सब्जेक्ट हैज हैव, साथ में बीन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और साथ में 4 सीन्स ये आपको देखने को मिलता है समय के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फाइंड दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत है इसमें, कब गलत कौन से वाला है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम गलत को देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला है, तो यही है। क्योंकि सही क्या होना चाहिए था इसका, यहाँ पर CHICANARY। तो फाइंड दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। और CHICA तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर CHICANERY। तो यहाँ पर ई जाए होना चाहिए था। तो इस कारण से ये गलत हमारा हो गया। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम वही है, इसमें भी आपने बताना है तो कौन सा है यहाँ पर। और ये ऑप्शन डी वाला यही है। तो इसकी स्पेलिंग कैसे होनी चाहिए थी यहाँ पर, HETEROGENEOUS। यहाँ पर क्या है, इसमें ई जाए होना चाहिए था, HETEROGENEOUS। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये बनना चाहिए था, हेट्रोजोन्स। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विषमांगी कह देते हैं इसको, विषमांगी। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कल तो भारत और इनका था ऑस्ट्रेलिया वाला, तो भारत जीत गया उसमें 4 विकेटों से। तो अब फाइनल होगा 9 तारीख को। नेक्स्ट है इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आएगा इसका, तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला। तो यही आ जाएगा इसमें, सिनेकडोक। ये क्या अलंकार है, जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ किसी चीज के एक भाग से होता है जिसे पूरे भाग के लिए प्रस्तावित किया जाता है, या इसके विपरीत। तो इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, कलम जहाँ तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। क्योंकि एक पेन जो है, एक कलम किसी को भी फांसी पर लटका भी सकती है और उतार भी सकती है। तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, तो यही हो जाएगा, मेट्रोनमी, मेटोनमी, मेटोनीमी, मेटोनमी। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जाम। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जाम। तो ये कंपाउंड है, नेगेटिव है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर बताना आपने कौन से वाला है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी वाला।
तो बी आएगा इसमें सिंपल में। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल द एग्जाम। तो सिंपल में है कड़ी मेहनत के बावजूद वह परीक्षा में असफल हो गया। तो सिंपल सेंटेंस है। वाक्य 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो सरल है। नेक्स्ट आ जाता है, और जैसे कि हमने जब हिंदी ग्रामर वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमने आपको उसमें बताया भी था। तो अर्थ के आधार पर 8 हैं, वाक्य के अर्थ के आधार पर या वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर ये 3 हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, आई स्टूड अप सो दैट आई कुड सी दी गेम क्लियरली। तो कौन सा है ये? आई स्टूड अप सो दैट आई कुड सी दी गेम क्लियरली। तो मैं खड़ा हो गया ताकि मैं खेल को स्पष्ट रूप से देख सकूं। तो कौन सा वाक्य है ये, और वाक्य कौन सा है? तो सकारात्मक है ये। क्योंकि एक कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट ही हैज at least 2 independent clause joined by a comma, semicolon और conjunction। तो ये सॉरी यहाँ पर जो है सो दैट इससे जुड़ा हुआ है, तो कंपाउंड होना चाहिए, तो ये कंपाउंड सेंटेंस जाए बनेगा, तो कंपाउंड हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 वाक्य जोड़े गए हैं ताकि इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं खड़ा हो गया ताकि मैं खेल को स्पष्ट रूप से देख सकूं, सो दैट, तो कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बिफोर माइनिंग द केक वेट इंग्रेडिएंट्स प्रीसली। तो कौन सा आ सकता है इसमें? ऑलमोस्ट, ईच या वॉल। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला, और इंग्रेडिएंट्स प्रीसली, तो यही बन सकता है इसमें। केक बनाने से पहले सामग्री को ठीक से तोल लें। तो सभी सामग्री को तोल ले, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है, वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव नॉट गॉट टाइम। तो हमें जल्दी काम करना होगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। एनी, लॉट ऑफ, मच या सम, तो क्या आएगा? आई हैव नॉट गॉट टाइम, तो कौन सा आ सकता है इसमें? अब इसमें जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मच टाइम, तो यही आ जाएगा इसमें। तो कल वाले जो क्वेश्चन जब हमने किए थे तो इसमें आपको जो मच, मैनी, मच, एनी, नॉट, एनी, नो, इन ये वाले क्वेश्चन कराए थे, तो वही है ये। तो वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव नॉट गॉन मच टाइम। क्योंकि समय जो है कि अगणनीय होने के कारण, तो यही आएगा फिर इसका, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आ जाता है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये जो है इसकी जगह बताना है। आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेंबर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर। तो मुझे यकीन है कि हम सभी इस छुट्टी को बड़ी खुशी के साथ याद करेंगे, मतलब याद रखेंगे। तो क्या आ सकता है यहाँ पर? रिमेंबर है, थिंक ओवर, स्टैंड अप फॉर, लुक अप फॉर या गोन इन फॉर, तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर? बी वाला, लुक बैक, मतलब पिछली जो घटनाएं हैं उनके बारे में सोचना, तो यही बनेगा फिर इसका, लुक बैक ऑन, मतलब जो भी ये चल जाएंगे उन्हें हम याद रखेंगे, लुक बैक ऑन। इसके बाद है, अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पुनिश्ड। तो यहाँ पर भी है कॉन्फेस है, इसकी जगह पर कौन सा बन सकता है? तो अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पुनिश्ड, कि जब तक तुम कबूल नहीं करोगे हम सभी को सज़ा मिलेगी। तो ये जो है इसकी जगह पर कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, ओवन अप।
तो यही आ जाएगा इसमें, वन अप। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो आपने अपना इसका बताना है, तो इसका कौन सा होगा विपरीतार्थक, और इसका विपरीतार्थक कौन सा है, ये वाला है अनबेन वाला, शहरी का देते हैं जिसको, रूरल अर्बन, तो वही है अर्बन, ये तो शहरी हो जाएगा इसका मतलब। और ये कौन सा है, इसका मतलब ग्रामीण होगा, ग्रामीण शहरी का देते हैं जैसे, तो फिर वही है ये अनकल्चर का देते हैं जिसको, तो रूरल वो वाला है, अपोजिट बताना था ग्रामीण शहरी, क्योंकि ये रिजर्व तो आरक्षित हो गया, और ये रस्टिक ये देहाती को कह देते हैं, और चेयरफुल ये खुशी को कह देते हैं, प्रसन्नता को, तो ग्रामीण शहरी वो वाला है। नेक्स्ट है टेमेरिटी, इसका भी बताना है, दुसाहस कह देते हैं इसको। अब इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर उल्टा विपरीतार्थक टेमेरिटी, तो इसका ये वाला हो जाएगा लो और डाइस, यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। तो क्लॉज है यहाँ पर, देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही माइट मेक प्रॉफिट। तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर इसका, तो ऐसा कोई काम नहीं था जो वह न करता अगर लाभ हो सकता। तो ये एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, या रिलेटिव है, रिलेटिव क्लॉज है, कौन सा है, देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही माइट मेक प्रॉफिट। तो ऐसा कौन सा काम ही था जो वो कर नहीं सका था अगर या उसे लाभ होता। तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो सकता है, क्या है, एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। तो इसमें क्या बन सकता है, तो जो लोग मानव उद्देश्य के लिए मरते हुए कभी असफल नहीं होते, दे नेवर फेल हु डाई इन ए ग्रेट कॉज। तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, रिलेटिव है, नाउन है, दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बन सकता है इसमें, ये वाला एडजेक्टिव है, विशेषण वाला, तो यही बन जाएगा इसका फिर ये एडजेक्टिव, क्योंकि हु डाई इन ग्रेट कॉज इज एन एडजेक्टिव क्लोज। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, सर्वनाम वाला है, तो ये बताना है यहाँ पर हिमसेल्फ। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी, प्रिंसिपल ने खुद मुझसे बात की। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इम्फेसिस है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, या पोसेसिव है, कौन से वाला सर्वनाम है। अब यहाँ पर जो इसमें हिमसेल्फ जो है इसको देखें तो रिफ्लेक्सिव माना गया है, तो रिफ्लेक्सिव सर्वनाम जो उसका है। तो इनका प्रयोग तब होता है वाक्य में जब विषय वस्तु एक ही हो, प्रिंसिपल है और हिमसेल्फ भी है, मतलब प्रिंसिपल उससे खुद बात की थी, प्रिंसिपल ने खुद मुझसे बात की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ, जो सेल्फ या सेल्व्स होते हैं, when the subject and the object of a sentence are the same। himself है जैसे himself वाला। इसके बाद the boy who stole your pen has been punished, the boy who stole your pen has been punished। तो लड़का जिसने पेन चुराया था सजा मिली है उसे, the boy who stole your pen has been punished। तो किस प्रकार का यहाँ पर वाक्य है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, पोसेसिव है, तो कौन से वाला है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है, तो कौन सा है,
रिलेटिव प्रोनाउन उसका उदाहरण है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस दी बॉय, लड़के के बारे में बतला रहा है हु। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किन के द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा। तो महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो किन के अनुसार था ये कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये था महात्मा गांधी जो है इनके अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो एम.एन. रॉय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में किन के द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन तो किन के द्वारा किया गया, एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। महात्मा गांधी ने, एम.एन. रॉय ने, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा को मूर्त रूप जब प्रदान किया था तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो 1928 में, 31, 36 या 1942 में। तो ये किया गया था वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्यक मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्यक मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, वैश्यक मत अधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवल योजना या माउंटबेटन योजना। तो 1942 में कौन सी योजना थी जिसके तहत ये स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। तो कौन सी थी, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में यह प्रस्तुत की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। किन के द्वारा, बाल गंगाधर जो तिलक है इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है भारत की संविधान सभा का गठन करने का अधिकार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो कौन सा था ये, तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, और ये लिया गया है ऑप्शन बी से, अर्थात कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो साइमन आयोग का जो प्रस्ताव था, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है था जो कैबिनेट मिशन जो योजना थी। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर अधिवेशन में। तो कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन। इसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे। 389, 409, 429 या 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, तो कितने, ये थे 389। इसके बाद आ जाता है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी राष्ट्रों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या ये सभी। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था,
तो ये सभी थे इसमें। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमीशनरी के 4 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235। तो 292 सदस्यों का निर्वाचन जो होना था, तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं 208। इसके बाद है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 99, 24 या 33। तो कितनी रह गई थी? 299। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा की में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या फिर 65। तो संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने थे इसमें? 70। इसके बाद आ जाता है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 29, 49 या 289। तो पुनर्गठित जो संविधान सभा थी इसमें विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे और कितने थे? तो ये 29 थे। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर आपके साइंस वाला क्वेश्चन है, कार्य का जो मात्रक यहाँ पर माना गया है। तो कार्य का मात्रक ये जूल है, न्यूटन है, वाट या डाइन। तो यहाँ पर इनमें से किसे माना गया है कार्य का मात्रक? और एग्जाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 1 को माना गया था, जो जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा मापने की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और ये मानी गई है दूरी की। नेक्स्ट आ जाता है, बल्कि एसआई जो यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोट क्या होती है? बल्कि एसआई यूनिट, और जो ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात न्यूटन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलान करने का है। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है? उच्च वेग का संबंध किससे था? मैक से था। तरंगदैर्घ्य का संबंध किससे है? तो एंगस्ट्रॉम से है। और दाब वाला किसका था? पास्कल का। और ऊर्जा जूल। तो इस प्रकार से का संबंध होगा। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी सोचिए, एक में भौतिक राशि दी गई है, दूसरे में इकाई है, इनका मिलान करना है। कौन सा बनेगा? ये वाला। इसमें भी देख लेते हैं, दूरी किसका है? प्रकाश वर्ष। दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम में, और ऊर्जा वाट घंटा। तो ऐसे इनका मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी सूची, एक में भौतिक राशि, 2 में इकाई दी गई है, इनका भी मिलान ही करना है। इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर त्वरण है, तो त्वरण का संबंध किस में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड की 2 में। बल किस में मापा जाता है? न्यूटन में। कृत कार्य जूल में। और आवेग न्यूटन सेकंड में। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला। इसके बाद एक खगोलीय इकाई का संबंध है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या कोई सा भी नहीं। तो एक खगोलीय इकाई का संबंध है। एक खगोलीय इकाई का संबंध किससे है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है। इसके बाद है पारसेक इकाई। दूरी का है, प्रकाश की चमक है, समय है, या चुंबकीय बल है। तो पारसेक इनमें से इकाई है, तो किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी एक जो सम्मिलित नहीं है इसमें। अब सम्मिलित नहीं है वो कौन से वाला है? ये वाला। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो सेल्सियस से अलग है इसमें, क्योंकि एक सेल्सियस डिग्री 1 के का अंतराल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के होता है, और 1 सेल्सियस डिग्री का अंतराल फारेनहाइट तापमान पैमाने पर 1.8 फारेनहाइट डिग्री के अंतराल के अनुरूप होता है। तो ये वाला गलत है। अब इसके अलावा अन्य को अगर हम यहाँ पर देखें तो डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। अश्व शक्ति यह उसमें मापी जाती है 786 वाट में, मतलब शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ चालन में आती है काम। तो ये सेल्सियस जो है ये अलग है। इसके बाद आ जाता है ल्यूमेन, ये मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, फ्लैक्स का, दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो किसका है? ज्योति फ्लैक्स का।
भौतिक मात्रा ज्योति इकाई क्या है इसकी? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर? तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई और लक्स। पास्कल इकाई है आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान मापने वाली, तो कौन सी है? दाब मापने की। कंडेला की मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता का। कंडेला मात्रक है, इसका माना गया है तो ये ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा की ऐसा इकाई कौन सी है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल? तो ऊर्जा की ऐसा इकाई कौन सी है? और ये होती है जूल। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पेयर, कोबाल्ट या ओम? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई तो ये टेस्ला है। नेक्स्ट है हर्ट्ज, ये मापने की यूनिट होती है। तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, स्पष्टता या आवृत्ति? तो किसकी इकाई मापने की मापी जाती है इससे हर्ट्ज में? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पेयर, ओम, वोल्ट या कूलम? तो विद्युत मात्रा की कौन सी इकाई है? तो ये है एम्पेयर। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई और ये डायोप्टर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? कैंडेला है, एम्पेयर है, समुद्री मील या डेसिबल है? तो ध्वनि जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है, डीबी में, डीबी। इसके बाद एम्पेयर, यह नापने की इकाई है। वोल्ट, करंट, प्रतिरोध या पावर? एम्पेयर, एम्पेयर से क्या मापा जाता है? तो इससे करंट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक कौन सा है? डाइन, सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर? कौन सा है इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक? और जो ऑप्शन सी में दिया गया है न्यूटन मीटर की पावर 2। इसके बाद है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो रेम्यूर स्केल, केल्विन, एम्पेयर या कैंडेला? तो तापमान की एसआई इकाई है कौन से वाली? केल्विन वाली। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ओम, ओम सीएम में, सीएम, सीएम की 2 में, किस में? तो किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है ये? और ये माना गया है ओम सीएम में। इसके बाद है संवेग का सही मात्रक कौन सा होता है? संवेग का सही एम्पेयर, केजीएम, जूल या केजीएम? कौन सा है? तो संवेग का सही मात्रक जो यहाँ पर माना गया है केजीएम सेकंड वाला। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन चाहिए हमारे आ जाते हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्या संबंधित है। मतलब पहले इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या इसमें किया गया है। तो तीसरी संख्या माइनस में पहली संख्या तो ऐसी है, तो यही आया है, स्वयं ये भी है। तो इस प्रकार इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने देखना होगा, इसमें से घटाकर जब हम इसे कम करेंगे तो कौन सा वाला आना चाहिए? ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आए। तो यहाँ पर बताना है। अब इसमें देख सकते हैं 3 तीर ऊपर हैं और ये 3 सर्कल नीचे की साइड में है, और एक ये थोड़ा नुकीला सा वाला है क्योंकि बिल्कुल सीधे हैं, और इसमें बीच में ये निशान है। नेक्स्ट आकृति में देख सकते हैं इसमें अब ये 2 तीर जो त्रिभुज या तीर कह सकते हैं ये ऊपर है, और एक इसमें और जुड़ गया है सर्कल वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर ये 2, क्योंकि यहाँ पर ये ज्वाइन की ये भी डंडियाँ जो है ये वाली ये भी चेंज हो रही है। इसमें एक थी, इसमें यहाँ पर एक है, इसमें 2 हो गई है, और इसमें एक ये सेम है, और इसमें जो है एक ये वाली त्रिभुज यहाँ पर आ गई है लेकिन उल्टी हो गई है, तो विपरीत हो गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी चोंच ऊपर थी ये नीचे है, और ये वाला जो है यहाँ पर एक कांडों से वाला ये भी आ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज नीचे, इसमें जो थी एक त्रिभुज आ गई है, यहाँ पर 2 ये हो गए हैं, यहाँ पर एक था यहाँ 2 हो गए हैं, और 2 नीचे आ गए हैं, और एक ये उल्टी त्रिभुज। तो नेक्स्ट त्रिभुज इसमें देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है
तो पासे वाला क्वेश्चन है 3, 7, 8, 9 3, 7, 8, 2, 9 और 4 फलकों वाले एक ही पासे को दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 वाली संख्या के विपरीत आएगी। मतलब 4 के अपोजिट इसमें कौन सा हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बन सकता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी जो इसमें सिंपल ही है ये, तो इसके विपरीत ये होगा, इसके ये होगा और इसके ये होगा। तो 4 किसके होगा, 8 के। नेक्स्ट आ जाता है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, ये वाला भी है वर्ग, ये वाला भी है और एक ये है यहाँ पर, इसके अंदर भी वर्ग है और ये वाला भी वर्ग है, ये भी यहाँ पर वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये वाला जो है ये भी वर्ग है और एक ये बड़े वाला ये भी वर्ग है। तो यही है बस वर्ग। एक ये भी था, एक ये, इसी प्रकार से यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से देखिए तो कितने बनने चाहिए यहाँ पर ये, तो 13। तो 13 वर्ग ये यहाँ पर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाता है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध का अच्छा प्रकार मतलब दिखाते हो। तो जैसे मौजूदगी, इसका संबंध प्रचुरता से है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनका बताना है। तो जिस प्रकार मौजूदगी और प्रचुरता एक दूसरे के पर्याय हैं, तो इसी प्रकार से लौकिक और अनंत, लौकिक और अनंत ये एक दूसरे के हैं पर्याय। नेक्स्ट है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं। अब ये 3 पासे है, यहाँ पर 6 अक्षर है इसमें KLMNOP। तो इसमें जो अक्षर M के विपरीत फलक पर आपने बताना है। तो M के विपरीत इनमें कौन सा होगा, तो यही बताना है। अब इसमें जो इसके विपरीत कौन सा बन सकता है, तो इसके विपरीत जो है यहाँ पर इसमें ये वाला बनेगा। तो M का विपरीत जो है यहाँ पर ये वाला होगा। तो N जो है यहाँ पर आना चाहिए इसका ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये चिन्ह दिए गए हैं, भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुण और जमा को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर कौन सा बनेगा। तो बदमाश वाला नियम हमने यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुण जमा माइनस वाला। तो जब हम इसको बदल देंगे तो कौन सा बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 15 जमा में 9 गुणा में 7 माइनस में 26 और भाग में 13। तो यही बनेगा इसका। तो 15 प्लस में 9 गुणा में 7 माइनस भाग कर लेते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा भाग, उसके बाद फिर गुणा कर लेते हैं 15 प्लस 9 7 63 माइनस 2 ये हो जाएगा, फिर भाग हो गई, गुणा भी हो गई, जमा कर लेते हैं इनकी। अब जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 5 3 8 6 1 7, तो यही आ जाएगा 5 और 3 8 6 और 1 7, इसमें से 2 कम कर लेंगे 76 आ जाएगा। अब 76 कौन से में है, इसमें है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कोट भाषा में जो A प्लस B का मतलब है A B की माता है। सीधा अर्थ हम अगर समझे तो जमा का मतलब माता से है, इस माइनस का मतलब भाई से है, गुणा का मतलब पत्नी है और इस भाग वाले का मतलब है पिता। तो ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर हमने ये माता पिता ये वाले रख लेने हैं। तो फिर देखेंगे तो 5 गुणा 3 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है। अब जब हम इसे हल कर लेंगे तब जो है 5 3 की माता का भाई है, तो माता का भाई है ये बी वाला। इसके बाद है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी एक समान है और एक समूह
का निर्माण करते हैं उसमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक संबंधित नहीं है इसमें, वो कौन से वाला है। अब इसमें नहीं है तो इस ई से जे देखें तो 5 आ जाते हैं, इसमें जे से एम में 3 है। इसी प्रकार से देखें तो एफ के एन में देखें अगर हम, तो इसमें जो है इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसमें 3 है। सी एच के में देखें तो इसमें भी 5 और 3 है। तो इसमें डी आई एम के देखें तो इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो यही आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो वाई ई एक्स 4 है और पी बीच में है। नेक्स्ट आकृति में पी जो बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड में आ गया है और यहाँ पर 4 ये क्रम अगर देखें तो नेक्स्ट आकृति में क्या है, एक्स यहाँ पर आ गया है और जो 4 यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया है और ए यहाँ पर आई है और यहाँ जो था वो यहाँ पर आया है। तो यही है कुछ क्रम और ये वाला यहाँ पर, तो ऐसे ही है, इसी प्रकार है। तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर इनका फिर, तो इसमें अगर आकृति अगर हम देखते हैं तो ये वाली बन सकती है। नेक्स्ट है किसी निश्चित तरह के अनुसार 62 का संबंध 79 से है, उसी तरह के अनुसार 98 का 119 से है। तो इसी तरह के अनुसार 14 किस संख्या से संबंधित है, तो किस संख्या से संबंधित हो सकता है इनमें, तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका, तो 23 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनका भी जो क्रम हमने कंप्लीट करना है, इससे आगे कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम बनेगा यहाँ पर, एन यू टी। तो इसमें देखें तो एन से अगर आर देखें हम, एम एन ओ पी क्यू आर, तो 4 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं मतलब। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो यहाँ से और इसका V यहाँ पर, इसमें भी 4 ऐसे, फिर यहाँ से इसमें भी 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट में 4 देखने होंगे, तो इसमें कौन सा आएगा, D आ जाएगा। D तो इसमें भी है इसमें भी है। फिर इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो भी हमने देखना होगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें U है और यहाँ पर Y है, इसमें U है और ये Y है। तो U से Y अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 4 है इसमें, तो मतलब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ये वाला, और इसमें भी फिर 4 ही होने चाहिए। तो 4 फिर देख सकते हैं, इससे आगे के वाले में हो जाएगा। अब के इसमें भी है इसमें भी है, नेक्स्ट वाला फिर देखना होगा हमने। तो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक जो बच गया, इसमें भी 4 ही आएंगे, तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए इसमें, तो ये हो जाएगा इसका ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई है और पर क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी, मतलब यहाँ पर। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं किस तरीके से है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या, हमें कुछ 49 121 मतलब वर्ग कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे 2 का है, ये कितने का है, 7 7 49 है। फिर ये 7 का है 7 का, और ये 11 का है, और ये 13 3 3 9 13 का है ये, और ये 289 कितने का होता है, 17 का। तो यहाँ पर 7 11 2 13, 7 और 2 7 और 4 11 और 2 13 और 4 17। तो इस प्रकार का है कुछ ही। अब फिर यहाँ पर देखें तो 3 3 9 4 चौके 16, या 2 2 3 5 7 11 13 और 17। तो कुछ ऐसा क्रम है। तो 3 को हो जाएगा और फिर 5 का, 3 3 9 और 5 5 25।
तो ऐसे ही बनेगा फिर ये 9 और 25, 2 का, फिर ये 3 का, 5 का, 7 का, फिर यहाँ पर ये 11 का, 13 का, 17। तो ऐसे ही बनना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये जो विजडम है, अक्षर वर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बनेगा अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। तो कितने आएंगे इसमें, तो विजडम जो है डब्ल्यू, इसको जब हम अंग्रेजी वर्णमाला उसके अनुसार लगा ले तो ऐसे ही बनेगा DI और फिर M आता है, M के बाद OSW, ऐसे बनेगा कुछ ये। अब इसमें क्या है, जैसे ये होता है, ये हमारी कौन सी है, बाईं साइड, ये दाईं साइड, मतलब जैसे हम कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं तो हमारा राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, तो ये बायां ये दायां। तो इसमें देख लें फिर, तो इसमें क्या है, अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरा अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ से। तो बाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से दूसरा, तो इसी प्रकार का है कुछ यहाँ पर इसमें। तो ऐसी है, तो ये जो है WIS, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अक्षर वर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बने गए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, तो 5 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो M और S, ये जो है M और S, तो इसमें जो है 5 माने गए हैं। तो मतलब क्या, जैसे M है NOPQR, 3 और 2 5, R के बाद तो ऐसे आएगा, तो 5 जो है इस प्रकार से माने गए हैं, उलझाने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से है ये। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।